काउंट कर सके। बस 2-3 मिनट और देखते हैं, दूसरे बच्चे भी आ गए। इस टेस्ट में बेटा ये याद रखिएगा कि हमारे पास जब हम अकाउंट्स बना रहे, इसमें आपको मैं बता दूं एक तो कि रिक्वायरमेंट क्या क्या हो, ठीक है। हेलो, यस सर। सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें जो टेस्ट होगा ना आपका कल, जी सर। ये 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। 30 मिनट्स होंगे आपके पास और इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, जिस तरह से हम पहले कर चुके हैं कि वो जो कैश रिसीव होता है उसकी एंट्री क्या होगी, यानी वो बैंक में आपने डालनी है, ठीक है। कैश और बैंक होता है, इसमें बैंक का पूछा गया कि बैंक का अकाउंट बताए। फिर वो बैड डेट्स की एंट्री किस तरह से बनाएंगे वो पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल जो होगा वो अच्छा, इसमें दो चीजें थी। एक तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस उसका जो हमारे पास रिसीवेबल का होगा, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस जो है वो जाहिर है कि अगर आप देखें, मैं अकाउंट बना रहा हूँ, बड़ी तरह देखिएगा फिर, ताकि आपको पता चलेगा कि अकाउंट रिसीवेबल ये टी अकाउंट है, ठीक है। इसमें ये अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल मैं बना रहा हूं। इसमें देखिए कि जो ओपनिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा इसका, वो याद रखिएगा कि वो चूंकि अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट अकाउंट है, ये डेबिट नेचर का अकाउंट होता है, तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस है वो आप डेबिट साइड पर लिखेंगे, बैलेंस ड्रॉप फॉरवर्ड के नाम से। ये बात समझ आई बेटे आपको? जी। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि एक क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी। जाहिर है क्रेडिट सेल्स जो होती है वो आपको मालूम है कि क्रेडिट सेल्स में सेल्स क्रेडिट होती है और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, ऐसा ही है जी। अब उसमें भी देखें कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ही हो रहा है, तो जो सेल्स जो होगी क्रेडिट वो भी आपने डेबिट साइड पर इनपुट करनी। ये समझ आई बेटे आपको? जी सर। अच्छा, अब देखिएगा, जाहिर है कि जो अमाउंट इस अकाउंट रिसीवेबल से हमें मिलेगी, जाहिर है वो एंट्रीज जब आप बना रहे हैं तो आपको पता है कि वो बैंक या कैश डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। तो जो बैंक की एंट्री होगी वो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। बैंक डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब हम when we receive amount from account receivable, then how this transaction is to be generalized, उसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री होती है बेटे, देखिए बैंक डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब देखें जब अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है तो हम अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर मूव करेंगे और रेफरेंस में क्या लिख देंगे, बैंक। जी सर, आगे समझ। इसके अलावा बेटे बैड डेट्स की एंट्री होगी, जाहिर है। तो जो बैड डेट है वो भी इसी तरह से होता है कि बैड डेट्स डेबिट होते हैं और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं, तो वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। यस। इसके अब हमारे पास एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। इसकी डेबिट साइड अगर लार्जर साइड है तो दोनों साइड पे उसका टोटल आ जाएगा और बैलेंस कैरिड डाउन आपका इस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक हो गया। जी। ये अकाउंट बनेगा आपका अकाउंट रिसीवेबल। मैंने दो चीजें आपको इजाफी बताई हैं, एक तो मैंने बता दिया कि सेल्स का और एक मैंने बता दिया ओपनिंग बैलेंस कहां प्लेस होगा, वेयर वी विल प्लेस द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, दैट विल बी पोस्टेड
टू द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्यों कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है और एसेट का जो बैलेंस होता है या नेचर होती है वो डेबिट होती है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंसेस का डेबिट साइड पर ही प्लेस करते हैं। ठीक हो गया बेटे? यस सर। अब बैड डेट का अकाउंट तो मैंने कल आपको बना के दिखा दिया, वो आपके नोट किया होगा। उसमें आप जी। देखेंगे कि बैड डेट की जितनी भी अमाउंट होगी, जाहिर है बैड डेट हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट साइड पर ही आएगा, और रेफरेंस में आपका लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो उसकी अमाउंट को आपने कहाँ पोस्ट कर देना है? इनकम स्टेटमेंट में। तो वही अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में लिखी होगी इनकम। मैंने आपको एंट्रीज भी बना के दिखाई है, और जब ये टेस्ट हो रहा होगा तो याद रखिएगा कि टेस्ट में आपने एंट्रीज भी बनानी है। उसका मैं उसी में फॉर्मेट दे दिया मैंने, जर्नल बनाकर। ठीक है, आपने उसी में एंट्रीज बनानी है, फिर उसी में मैंने एक फॉर्मेट बना दिया अकाउंट रिसीवेबल टी अकाउंट बना दिया, उसी में आप उसकी अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज करेंगे, फिर बैंक की एंट्रीज करेंगे अलग से बैंक अकाउंट में, और फिर बैड डेट की एंट्रीज करेंगे बैड डेट अकाउंट। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके पास टोटल, यानी जनरल एंट्रीज, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक अकाउंट एंड बैड डेट अकाउंट। दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो। ठीक है, ओके सर। ये है सिचुएशन बेटे आपके पास। अब मैं उसके अंदर आपको एक और चीज बता दूं। इशार, कैन यू हियर मी? इशार जी सर। जी बेटे, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। अगर बेटे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें इस हवाले से मुझे समझ नहीं आई, प्लीज मुझे समझा दीजिए, मैं दोबारा से उसको रिवाइज कर दूंगा। लेकिन ये है कि कल टेस्ट होगा तो उसमें देख लीजिएगा, यही कुछ जो हमने पढ़ा है उसी का मैंने टेस्ट बनाया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, जो चीज दी गई हो उसी से रिलेटेड ही आपने वो काम करना है। हमने ये तीनों अकाउंट्स बनाकर भी दे, मैंने बताया दिखाए थे कल आपको, आपने उनको अपनी नोटबुक्स में नोट भी किया है, एंट्रीज भी हमने देखी हैं। अब एक चीज फर्दर मैं जो बताना चाहता हूं वो जरा देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है कि आपके पास उन्होंने ये लिखा हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। वो कहते हैं जी कि फॉर इंस्टेंस अगर एक डेट जो है वो कह रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड द ओनली, फॉर इंस्टेंस 30 सेंट्स हैं या 40 सेंट्स हैं, अ डॉलर विल बी रिकवर्ड एंड द बैलेंस विल बी रिटन ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? लिजा, कैन यू एक्सप्लेन इट प्लीज? Sir, when you read it, I didn't understand. Could you reread it? व्हाट? Could you reread what you were reading before? ये जो भी आप पूछ रहे थे, could you ask again? यस यस बेटा, इसमें ये था मैंने लिखा है एक डेट रिसीवेबल है, डेट रिसीवेबल फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल दैट इज फॉर इंस्टेंस 10,000, ओके, कैन नॉट बी रिकवर्ड इन फुल। ये फुल रिकवर नहीं हो सकता। इट इज एक्सपेक्टेड द ओनली 30 सेंट्स अ डॉलर विल बी रिकवर्ड एंड द बैलेंस विल बी रिटन ऑफ। इसका मतलब क्या है? सर, इसका मतलब है कि वो जो सेंट्स में बताया है ना, उससे फ्रॉम 10,000 वो सेंट्स पर डॉलर वापस रिटर्न हो सके। हाँ, पर डॉलर से मुराद अगर 30 सेंट्स है तो इसका मतलब है 30% है। क्या है? 30%। 30%। तो इसका मतलब ये हुआ 10,000 का हम 30% लेंगे जी, 10% का 10,000 का हम 30% जो है वो हमें रिकवर हो रहा है। वो रिकवर से मुराद ये है कि वो बैंक हमें डेबिट हो जाएगा 30% से, और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा वही अमाउंट। अब बाकी की जो अमाउंट है 70% वो कहाँ जाएगी? वो बैड डेट्स में जाएगी, वो बैड डेट्स में जाएगी। अब बैड डेट की एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स की बैड डेट होगा और बैड डेट्स डेबिट होगा एंड देन वो अकाउंट रिसीवेबल आएगा नीचे जी, बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो वो अमाउंट आपकी बाकी जितनी भी है 10,000 का 30% सारे वो 3,000 वो है, और 7,000 जो बाकी होगा वो बैड डेट्स में चला जाएगा। ठीक हो गया? अब इसके अकॉर्डिंगली ये इस तरह से एंट्री बनानी है आपने। ठीक हो गया ना? एक चीज तो मैंने ये बता दी। अब इसी तरह से आपने, जाहिर है कि जो बैंक की अमाउंट है वो उस पर लिख देनी है,
और इसी तरह से जो भी अकाउंट रिसीवेबल जिससे क्रेडिट हो रहा है या बैक डेट की अमाउंट है जो भी है वो आपने प्लेस कर देनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक हो गया। एक चीज मैंने बताई कि आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्स में अगर रिकवरी हो रही। एक और चीज वो कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस अ डेट कोई भी है वो सारे का सारा जो है वो रिटर्न ऑफ हो गया। सेकंड यानी एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 एंट्रीज पूछी जा रही हैं। 3 डेट्स के जिक्र हो रहा है। पहले था फॉर इंस्टेंस मैंने बताया क्योंकि वो एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर इंस्टेंस आपसे 10,000 था तो उसमें 30 सेंट्स रिसीव हुए, 70 जो परसेंट था वो क्या हो गया बैक डेट में कन्वर्ट हो गया। अब वो कहते हैं अगर सारे का सारा ही दूसरा एक और डेट आ गया, अगर सारे का सारा डेट ही वो रिटर्न ऑफ हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो अब एंट्री क्या करेंगे? अब बैंक की तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब बैड डेट डेबिट होगा और जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो पूरा क्रेडिट हो जाएगा। जाहिर है इसमें बैंक की कोई एंट्री नहीं हो रही क्योंकि सारे का सारा डेट ही क्या हो रहा है राइट ऑफ हो रहा है। ठीक हो गया बेटे। अब यस तीसरी एंट्री इसमें ये है कि कोई और भी डेट है तो वो उसमें वो अब परसेंटेज की बात बता दी कि इसमें जो डेटर है या अकाउंट रिसीवेबल है ही एग्रीड टू पे ओनली फॉर इंस्टेंस 50%। अब वो एग्री कर गया 50% देने पे, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% जो है वो हमें बैंक में रिसीव हो जाएगा और 50% राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। यस तो इस तरह से बेटे एंट्रीज मैंने आपको असल में इसलिए ये चीजें बताई कि ताकि आपके जहन में चीज आ सके, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या क्या चीजें हमारे सामने आ गई। ठीक हो गया। तो जी इस सर तरह मुझे से समझ आया। हाँ इस तरह से क्वेश्चन। जी इशाल आप बताइए बेटे। इशाल जी सर हो गया क्लियर। आपको भी क्लियर हो गया। जी अब कल ये तो नहीं होगा कि ये अपना जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोग कहेंगे हमें किस तरह से इसको करना है। नहीं सर। नहीं सर अब देखें कि मैं एंट्रीज आपको दोबारा एक दफा फिर बता देता हूँ कि एंट्रीज क्या होंगी, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये इसी पर आपका ये हो जाए, टेस्ट आपका ठीक हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट है उसको लेके आएंगे ताकि वो जब वो हमारा क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर ही हमारा क्लोज होगा। ठीक है। मैं क्वेश्चन मेरा दूंगा आपको। ठीक है। और ये भी है कि मैं इसी ग्रुप में जो हमारा उन्होंने बनाया हुआ था ग्रुप उसके अंदर मैं कोई इससे रिलेटेड कोई जो नोट्स होंगे ना हैंड आउट्स ये भी मैं आपको सबमिट करूंगा तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है। जी अब देखिए मुझे आप बताएं कि एंट्रीज के हवाले से अगर हम देखना चाहें तो क्या एंट्रीज आप कोई चीज पूछना चाहते हैं मुझे इससे हवाले से? नो सर एंट्रीज अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बैड डेट अकाउंट बनाएंगे हम, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बैड डेट अकाउंट बनाएंगे तो बैड डेट अकाउंट कहाँ क्लोज होता है बेटे? ये इसको मैं रिमूव कर दूं? जी सर अच्छा ये देखिए ये बैड डेट का अकाउंट आ रहा है। बैड डेट या इररिकवरेबल डेट्स होते हैं। इसमें देखें कि बैड डेट की डेबिट साइड पर ही आएगा। पहली कोई एंट्री होगी फॉर एग्जांपल कोई डेट पर है आप उसमें लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल और आगे डैश में लगा के उसका नाम भी लिखा जा सकता है। ठीक है। कोई नाम भी लिखा जा सकता है, मिस्टर अहमद हो सकता है या अली हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अमाउंट आ गई 3,000। फिर आ गया अकाउंट रिसीवेबल, दूसरी वो जो राइट ऑफ हो रही है अमाउंट वो कोई और नाम हो सकता है अली, वो हो गया 2,000। फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल में तीसरी अमाउंट आ रही है, वो चाहे किसी हो सकती है, अली में हो सकती है या किसी और में वो आ सकती है 4,000। अब आप मुझे बताएं कि ये डेबिट साइड पर इसकी एंट्रीज होगी। ठीक है। इनका टोटल हमने किया 3 2 5 5 और 4 9,000। ठीक है। अब ये क्लोज हुआ। अब हम इसको क्लोज भी करना है 9,000 आ गई। अब आप मुझे बताएं कि ये क्लोज कहाँ हो रहा है? राइट साइड पे कुछ भी नहीं है बेटे। ठीक है। सर इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी? 9,000 9,000।
ये आपका बैड डेट का अकाउंट बन जाएगा। इसमें बैलेंस कैरी डाउन या और कुछ चीज नहीं होगी, बिकॉज बैड डेट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, okay, and nominal accounts are to be closed into the income statement. There will be no balance, opening balance or closing balance in the nominal accounts. ये बात समझ आ गई बेटे आपको? जी सर। जी सर। हाँ, ईशान आपको समझ आई बेटे ये? जी सर। ठीक हो गया। अब बेटे हम दूसरा अकाउंट जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से है वो मैंने बता दिया था कि अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पर जो भी होगा एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा जो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ठीक है, वो आपको डेबिट साइड पे लिखना है, और क्रेडिट सेल्स भी हो वो भी उसकी एंट्री भी डेबिट साइड पर ही होती है, एंट्री बना के देख लें। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है, इसलिए we will move towards the debit side of the account receivable account and क्या रेफरेंस लिखेंगे? सेल्स। तो ये दो चीज इस तरफ आ गई, राइट साइड पर बैंक आ जाएगा, उसका जितनी अमाउंट रिसीव हो गई और बाकी की अमाउंट जितनी भी बैड डेट में कन्वर्ट हुई वो बैड डेट अकाउंट में चली जाएगी, और बाकी जो अगर रह गया है, अगर डेबिट साइड पर अभी भी कोई अमाउंट रिसीव होना रह गई है तो वो बैलेंस कैरिड डाउन में लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी? बैलेंस कैरिड डाउन। वो अकाउंट रिसीवेबल की बात है, मैंने अभी इससे पहले बना के दिखाया। ये क्लियर हुआ? जी सर। इसके अलावा बड़ी एक ही है बैंक अकाउंट। क्या है? बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट देख लें। बैंक अकाउंट का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो बैंक में अमाउंट रिसीव हो रही है ऑल दोज एंट्रीज उसके अंदर देखेंगे कि वहां पर बैंक डेबिट ही हो रहा होता है। बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर देखें कि पहली अमाउंट हमारे पास आई तो कोई भी अमाउंट हो सकती है जो पहली एंट्री में होगी ज़ाहिर वो अकाउंट रिसीवेबल आएगा यहाँ पर डेबिट साइड पर। कोई भी अमाउंट है, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि 3000 है, फिर अकाउंट रिसीवेबल में दूसरी अमाउंट आई वो आई 4000, फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल पर तीसरी अमाउंट आई वही 6000, फॉर इंस्टेंस बता रहा हूँ। अब देखेंगे इसके अंदर भी क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे ये बनता है 3 4 7 7 6 13। अब देखें कि 13 ही हम दूसरी साइड पर भी प्लेस कर देंगे। अब इसमें क्या होगा? राइट साइड पे क्या लिखेंगे बेटे? नजर आ रहा है? बैलेंस कैरी डाउन। जी, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ये ठीक हो गया। ये कितनी अमाउंट से आएगा? 13,000। 13,000 से। ये क्लियर हुआ बेटे आपको? जी सर। जी सर। जी बेटे ये देख लें, अब बैंक अकाउंट नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये था बेटे आपका इस हवाले से जो आपका टेस्ट होना है ना, उसके हवाले से मैंने कुछ चीजें आपको रिवाइज करवा दी, ठीक है। अब कोई चीज मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेटे पूछे, क्योंकि मैं आगे काम कर रहा हूँ, फिर ये बच्चे दूसरे आए भी हुए हैं। नहीं सर, नो क्वेश्चन। कोई आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो, या फिर मैं आप लोगों को करवा दूं अगला भी कुछ काम, फिर अगली क्लास जो होगी उसमें वो रिवाइज भी हो जाएगा। जी सर, कुछ और करवा दी, ये समझ आया। ठीक है, अब मैं आगे बेटे इसके आगे करवा रहा हूँ काम, इसको मैं रिमूव कर दूं बेटे? जी सर। अच्छा बेटे अब हम अगले टॉपिक पे इसके आ रहे हैं जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस। ठीक है, अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या चीज है? डू यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? सर ये यही होता है ना कि जैसे आपने पहले कहा कि कोई थोड़ा सा पार्ट ऑफ द डेट दे रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा। बेटे इसमें मैं आपको बात बताऊं, इंशाल्लाह आप बताएंगे इस वाले से कुछ चीज? इशार
जी सर। इशार थोड़ी सी कम वो है, इशार जो है वो कम बोलती है, तो इशार वैसे ही है। जी सर। अच्छा, नहीं आपकी नेचर ये है कि आप कम बोलती हैं या वैसे क्लास में कम बोल रही हैं? नहीं सर, मेरी नेचर ही है, मैं ज्यादा नहीं बोलती। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन जब टीचर कोई चीज पूछ रहे हैं तो फिर तो बता देना चाहिए ना। जी सर। इतनी खामोशी ठीक है, लेकिन ये ना हो कि इंसान इतना खामोश हो जाए कि वो जवाब ही ना दे सके और फिर वो पता ही नहीं चले टीचर को, पता ही मुझे तो ऐसा लगता है बार बार कि शायद पता नहीं बैठी भी नहीं कहीं। अच्छा बेटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेटे, मैं थोड़ा सा इसके हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डाउटफुल डेट, जैसा कि नाम से जाहिर है कि कुछ डेट्स हमें डाउटफुल लगते हैं, ठीक है, कि ये बैड हो सकते हैं, ये इररिकवरेबल हो सकते हैं, हुए नहीं है। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बैड डेट्स का पढ़ा है। बैड डेट से मुराद ये है कि कुछ जो डेट्स थे वो इररिकवरेबल डिक्लेयर हो गए, ठीक है। इस वजह से हमने वो एंट्री की थी कि बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके हमने रिमूव कर दिया कि ये हमें अब रिकवर नहीं हो सकते। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब ये है कि हमें पहले से ही यानी कुछ अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से ये हमें अंदाजा लगाना है, वी हैव टू एस्टिमेट कि कितनी अमाउंट हमारी बैड हो सकती है, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ना, एक वो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट है जिसे हम मैचिंग प्रिंसिपल का नाम देते हैं और एक है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लिजा है कोई अंडरस्टैंडिंग इसकी? No, sir, I don't remember this. मुझे it doesn't ring a bell. ओके ओके, मैं बताता हूं। देखिए कि ये जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है ना, ये इसे हम एक्रूअल भी कहते हैं, मैचिंग ठीक है, और इसको और एक्रूअल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटे कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग आवर इनकम स्टेटमेंट, उस इनकम स्टेटमेंट में हमने इनकम्स लेनी है और क्या लेना है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लेने। तो अब हमें ये करना है कि जिस टेन्योर या जिस पीरियड की इनकम्स होंगी उसी पीरियड के एक्सपेंसेस होंगे, इसको हमने मैच करना होता है, ठीक है जी। अब देखें मैचिंग प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल। इट मींस दैट इफ वी आर टेकिंग सम or if we are recognizing some incomes, then we have to match the expenses with these incomes as well, कि हमें इन इनकम के साथ एक्सपेंसेस लेने हैं या एक्सपेंस के साथ रेवेन्यू को मैच करना है। अब क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि फॉर इंस्टेंस परचेजेस हैं, अब आपने परचेज एक्सपेंस है आपका, तो उस परचेजेस में जो जिस पीरियड के लिए परचेजेस होंगी उसी की ही हमने सेल्स लेनी है, यानी ये हमने परचेज की थी, अब हम गुड्स परचेज की थी, अब हम उनको सेल आउट भी कर लेंगे। अब अभी आपको शायद समझ में आया, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे हमें करना है। जिस पीरियड के लिए हमने जाहिर है कि कोई एसेट है, हमने एसेट यूज किया, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, अब हम उस एसेट को यूज करते हैं फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस टू रेवेन्यू, टू जनरेट रेवेन्यू। अब देखेंगे जब हम उस मशीनरी को यूज करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू, तो आपको पता है कि वो इनकम या रेवेन्यू तो जनरेट हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा? उससे रिलेटेड एक्सपेंस होगा उस बिल्डिंग या उस मशीनरी या उस प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो हम एज एन एक्सपेंस शो करें। ठीक हो गया?
I'm a little confused, लेकिन I understand थोड़ा सा. हाँ, अभी देखिएगा दोबारा फिर इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। बेटे आपके पास एक प्लांट है and that plant is being used in your business for the operations of the business to create or to generate revenue. आपने उस प्लांट को, उस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं आप टू जनरेट रेवेन्यू, ऐसा ही है ना, प्लांट मशीन की कोई आप इस्तेमाल। अब रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया आपने लेकिन वो प्लांट में तो यूज हो रहा है ना बेटे जी। तो वो जो प्लान है असल में वो प्लान तो एसेट है, लेकिन हमने यहाँ पर इस रेवेन्यू के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है क्या, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस होगा जो उस प्लांट को आपने यूज किया तो ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ओके, ड्यू टू यूज ऑफ दैट प्लांट और इक्विपमेंट, जो उस प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन। आई गॉट इट। हाँ, समझ आ गई ना। अब डेप्रिसिएशन जो है जाहिर है उसमें कमी होगी, वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन इस एक्सपेंस की वजह से हमने रेवेन्यू भी तो जनरेट किया है ना जी। तो अब इन दोनों को हमने मैच करना होता है कि जिस पीरियड की आप रेवेन्यू लिखेंगे या उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे उसी से रिलेटेड आपने एक्सपेंस भी लेना है। ये समझ आई बेटे? जी। इसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, मैच करना। मैच से मुराद रेवेन्यूज आर टू बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड। ठीक हो गया बेटे? जी। अच्छा, अब एक दूसरा प्रिंसिपल है बेटे जिसे हम बोलते हैं प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। प्रूडेंस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि दो चीजें आपने इस हवाले से याद रखनी है बेटे। एक तो याद रखिएगा कि ये आपका जो फर्स्ट पेपर होगा ना, फर्स्ट पेपर से मुराद क्या है, जो आपका फाइनल व्हेन यू विल बी appearing in your final exam, CAI exam, उसमें फर्स्ट पेपर जो आपका MCQs का होता है उसमें भी ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब प्रूडेंस दो चीजों के हवाले से देखना है। एक होता है एक्सपेक्टेड लॉस और एक होता है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है बेटे? जी। अब एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से क्या मुराद है? एक्सपेक्टेड लॉस से मुराद ये है कि ये लॉस हमारा हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, या ये एक्सपेंस हमारा हो सकता है या ये लॉस हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड लॉस है। और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये है कि ये हमें ये तवक्को है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रेवेन्यू जनरेट होगा। ये दो सिचुएशंस है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बेटे? आपने बस जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना समझा के मैं इंशाल्लाह समझाता हूं। ठीक है जी। अब देखें बेटे, इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस, आपने क्या करना है? एक्चुअली वी आर बाउंड टू एग्जीक्यूट एज पर द लॉ। ठीक है, जो लॉ इस अकाउंटिंग में हमें बताएगा कि हमें किस तरह से चलना है, एक्चुअली वी हैव टू एग्जीक्यूट एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं ना, याद रखिएगा, जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं इनको तो हम फौरी तौर पर अकाउंट फॉर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है उसको हम जब तक के वो रिकॉग्नाइज हो नहीं जाता हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जी बेटा बताएं, कोई कंफ्यूजन है ज़हन में? नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन है, इज देयर अ रीजन कि हम लॉस को पहले कर लेते हैं लेकिन रेवेन्यू का नहीं करते? अब देखिए ये प्रूडेंस का मतलब ये लिखा हुआ है। रीजन कोई रीजन बेटे उन्होंने जो ये है ना, ये लॉ ने ये हमें ये बाइंड कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं कि आपने जब भी कोई एक्सपेक्टेड लॉस होना है
तो उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। बस मैं अब उसको रिलेट कर रहा हूं ये डाउटफुल डेट्स के साथ। किसके साथ? अब देखिए उसमें लिखा हुआ डाउटफुल डेट्स। कुछ डेट्स ऐसे हैं जो कि बैड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बैड। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेक्टेड लॉस में आएगा। किसमें आएगा? एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस में आएगा, तो इसको हम एज एन एक्सपेंस शो कर देंगे। किसमें? इनकम स्टेटमेंट। जी। ठीक होगी बात बेटे? जी सर। लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है कि हमें ये रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है, उसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज एन इनकम शो नहीं कर सकते। ये कहता है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। ओके सर। ये बात समझ आई बेटे आपको? जी सर। तो बस इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने देखना है कि व्हाट डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट relate about the provision for doubtful debts. We are estimating the doubtful debts, then we will create the provision for those doubtful debts, and those provisions will be reflected in the income statement as an expense. और वो चूंकि ये बात याद रखिएगा, वो अभी राइट ऑफ हम नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ये डेट्स जो हैं ये अभी बैड डेट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ नहीं करेंगे। वो अपनी उसी अमाउंट से शो होंगे, लेकिन इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ये बैलेंस शीट में उसके उस अकाउंट रिसीवेबल के नीचे कॉन्ट्रा एसेट के तौर पर, यानी नेगेटिव फिगर के तौर पर शो हो जाएंगे। लेकिन ये अभी हम अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करके नेट वैल्यू नहीं निकालेंगे, जो कि हम करते रहे हैं बैड डेट्स की सूरत में। जी बेटे, बेटे अगर कुछ चीज नहीं समझ आएगी ना तो आई विल रिपीट इट। ठीक है सर, ये आखिरी वाला पार्ट वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव बैलेंस, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया जी। वो सर मेरे देखिए बेटा बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में असल में वो आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल, तो आपने मेंशन कर रहे होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल फॉर इंस्टेंस उसका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 100,000। कितना पड़ा हुआ था? 100,000। ठीक है जी। अब हमने चूंकि ये जो हमारे डेट्स है ना जो हमने रिसीव करने हैं, असल में ये डेट्स इनका क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन इस पर हमें ये यानी हम डाउटफुल ये डेट्स इसके हवाले से देखेंगे कि इसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम फॉर इंस्टेंस 5%। कितनी करते हैं? 5%। अब 5% अभी वो डाउटफुल है, अभी बैड डेट्स में कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है यस। अब देखिए कि अकाउंट रिसीवेबल में से अभी हमने वो 5% माइनस नहीं करना, ठीक है, लेकिन वो बैड डेट्स की सूरत में माइनस हो जाएंगे। ये समझ आ रही बेटे आपको? जी सर। बैड डेट्स की सूरत में इसका 5% यानी वो माइनस हो जाएगा अगर वो बैड डेट में कन्वर्ट हो गया तो वहां पर 95,000 आएगी। लेकिन अभी चूंकि ये बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि ये डाउटफुल है, इसलिए हम प्रोविजन लिखेंगे तो सही नीचे फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 5,000 इसको नेगेटिव फिगर में रखेंगे, लेकिन हम वो 100,000 में से अभी उसकी ओरिजिनल फिगर मेंशन करते रहे। ये क्या है? ये 5,000 क्या है? ये 5,000 वो अमाउंट है जिसको हमने एज रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट जो है वो हमने निकाला है। क्या किया है? लिजा जी सर। समझ आ रही है आपको बेटे? जी सर आ रही है। अच्छा बेटे कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें अभी आप, इसको ना अभी छोड़े आप। सर मुझे सर इतना समझ आ गया कि हम ये अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे लेकिन इसमें से काटेंगे नहीं, हम सेपरेटली लिख लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी ये डाउटफुल है, हमने मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, लेकिन चूंकि अभी के बैड डेट में
कन्वर्ट नहीं हुए, इस वजह से हम इसको अकाउंट इसलिए रिसीवेबल से भी माइनस नहीं करेंगे। ठीक हो गया? जी आगे जी अब समझ आई बेटे आप? जी सर। ठीक है। अब देखिए बेटे, ये चीज समझ आ गई अब आपको, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जी सर। और ये हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्यों क्रिएट करना होता है, समझ आ गई ना? जी सर। ये लॉ कहता है ये लॉ कहता है हमें कि इसको क्रिएट करना है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लॉस है। क्या है ये? एक्सपेक्टेड लॉस। तो एक्सपेक्टेड लॉस इज टू बी अकाउंटेड फॉर एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एज पर प्रूडेंस स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को आप अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। ये समझ आ गई बेटे? जी सर आगे। बस अब ये काम था। अब मैं आपको बेटे एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये हो गया बेटे अपना इशार, आप बताइए बेटे। इशार, आर यू देयर? इशार सर वो मीटिंग में नहीं है, सर वो मीटिंग में नहीं है। मीटिंग में सर वो नहीं? नहीं, अब अभी थोड़ी देर पहले की। अच्छा चलो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा वो समझाता हूँ, ठीक है? कि फिर रिवाइज हो जाएगा तो उसमें और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया ना? जी सर। आप तो लिखिएगा। अच्छा आप देखें बेटा, अब बेटा सबसे पहली बात ये है कि ये प्रोविजन हमने देखा कि एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्रिएट, लेकिन अब हमने देखना है कि ये क्रिएट होगी कैसे, ये क्रिएट होगी कैसे। बेटा सर ये लेस देन 1 मिनट रह गई, इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा जी मैं टाइम देख रहा हूँ, मैंने तो पता नहीं टाइम क्या है। चलें ठीक है भाई, इसको फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह अब हाफिज। अच्छा अब जा रही हैं आप? जी नहीं नहीं सर, आप बोल दें, मीटिंग बस खत्म ना हो जाए, आप अच्छा बोल दें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम अगले इसका जो अब तक हमने काम किया वो तो समझ आ गई आपको? जी सर। अब हमने सिर्फ ये है कि नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा ना, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ये प्रोविजन क्रिएट कैसे करनी है। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो आपके एज पर आपका जो रिक्वायरमेंट है ना CAI की, वो क्लियर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये है कि आप साथ साथ इसको रिवाइज जरूर कीजिए, ओके सर। क्योंकि रिवीजन के बगैर